हेलो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ेंगे ऑप्टिक्स में और बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ऑप्टिक्स में जो आपके पूछे हुए हैं। और हम टॉपिक में अब आज आगे बढ़ेंगे। तो आपके सामने बोर्ड पे पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है। इसमें स्मॉल एम की वैल्यू आपको दे रखी है +1। स्मॉल एम क्या होता है? मैग्नीफिकेशन। ठीक है जी। तो मैग्नीफिकेशन वैल्यू +1 आपको दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट सजेस्ट? यस, एनी आइडिया? आप लोगों को पता है अगर m की वैल्यू, m का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो मतलब क्या है? m का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ना तो ऑब्जेक्ट छोटा है ना तो इमेज छोटी है ना, तो दोनों का साइज बराबर है। और प्लस भी दे रखा है। क्या दे रखा है? प्लस भी दे रखा है। तो प्लस का मतलब क्या होता है? m अगर प्लस है तो आपको, अगर लास्ट आपने लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा m की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है उसका मतलब होता है वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। तो मतलब हमारे पास में एक वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज है, और जो कि सेम साइज की है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कौन सा मिरर है जो कि वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है वो, और उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है? कौन सा मिरर है ऐसा? ऐसा केवल और केवल हमारे पास, आपको बताए, प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर जिसमें कि आप सुबह सुबह अपनी शक्ल देखते हैं। ठीक है जी। तो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो वर्चुअल होती है, और उसमें आपका इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है? सेम होता है। तो उसमें एम की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 1 होगी। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका सी, प्लेन मिरर। कनकेव मिरर के केस में तो आप लोगों को पता ही है कि जो आपकी वर्चुअल इमेज होती है वो मैग्नीफाइड होती है ना। वर्चुअल इमेज जो होती है कनकेव मिरर के केस में मैग्नीफाइड होती है, मतलब स्मॉल एम की वैल्यू 1 से ज़्यादा आने वाली है। ठीक है जी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप लोगों को बच्चों पता है कि जो वर्चुअल इमेज होती है हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, तो उसमें मैग्नीफिकेशन वैल्यू 1 से कम आएगी, है ना। तो इनकी वर्चुअल इमेजेस, ये कॉन्केव की है, ये कॉन्वेक्स की वर्चुअल इमेज है। इनके लिए मैग्नीफिकेशन वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है और लेस देन 1 होती है, जबकि प्लेन मिरर के केस में ये इक्वल्स टू 1 होती है। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा आपको कैसे मैग्नीफिकेशन से आइडेंटिफाई करना है कि गिवन मिरर आपका कनकेव है कि कॉन्वेक्स है, राइट। चलिए जी, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है जी। एक कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास में, एक कनकेव मिरर, सॉरी, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 centimeter having an object placed 10 centimeter away from the mirror will stop. The image will be, इमेज कैसी बनेगी उसकी? पहला ऑप्शन हमारे पास में है रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। दूसरा है रियल एंड इन्वर्टेड बट डिमिनिश्ड। तीसरा है वर्चुअल एंड इरेक्ट बट डिमिनिश्ड। लास्ट आपके पास में वर्चुअल एंड इरेक्ट बट मैग्नीफाइड। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो आपको पता है कनकेव मिरर हमारे पास में बच्चों, कनकेव मिरर है हमारे पास में, उसमें कि आप उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। कितनी सेंटीमीटर की है? 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, मतलब एक कनकेव मिरर है। 15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, और इससे कितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इससे कितना दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना दूरी पर? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। जबकि इसकी फोकल लेंथ कितनी है? इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट जो है फोकल पॉइंट और क्या बोलते हैं, पोल के बीच में रखा है। कहाँ पे रखा हुआ है? फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखा हुआ है। और जब भी ऑब्जेक्ट आपका फोकल पॉइंट और पोल के बीच में होता है तो कैसी इमेज फॉर्म करता है? ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। आपको मैंने बताया था कि 6 केस थे आपके कनकेव मिरर में। लास्ट केस में अगर ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में रखा होता है तो ये इस ऑब्जेक्ट की, ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाता है। और कनकेव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है वो कैसी होती है? मैग्नीफाइड होती है। कैसी होती है? मैग्नीफाइड होती है आपकी ये। तो इस केस में जो इमेज बनेगी मैग्नीफाइड बनती है। आप लोगों को पता होगा, है ना, पीछे बनेगी इसकी इमेज, है ना।
तो इमेज मैग्नीफाइड होती है। कनकेव की जो वर्चुअल इमेज होती है मैग्नीफाइड होती है, कॉन्वेक्स मिरर की जो वर्चुअल इमेज होती है वो डिमिनिश्ड होती है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड मतलब डी ऑप्शन, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि क्या बोलते हैं क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। ठीक है, चलिए जी अब हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। हम लोग आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी एंटर करती है तो लाइट अपने जो ओरिजिनल पाथ है उससे भटक जाती है, वो दाएं बाएं भटक जाती है। तो इस भटकाव को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन। तो जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, सपोज मेरे पास ये मीडियम ए है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है जी, और ये इंटरफेस है। क्या ये इंटरफेस जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। तो इंटरफेस क्या होता है? एक वर्चुअल बाउंड्री होती है जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। तो हमारे पास में ये क्या है? इंटरफेस। क्या है ये? इंटरफेस। ठीक है जी, तो इस इंटरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसे बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे आपकी आई, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आई, ठीक है जी, कितने एंगल पर? नॉर्मल से कितने एंगल पर? आई पे। कितने एंगल पर? आई पर। और ये लाइट रे का ओरिजिनल पाथ है, लाइट ऐसे जा रही थी, पर जैसे इसका मीडियम चेंज होगा लाइट की डायरेक्शन आपकी चेंज जाएगी, है ना, पाथ की डायरेक्शन, लाइट की डायरेक्शन आपकी हो गई। तो लाइट रे इनिशियली ऐसे जा रही थी, तो आप देख रहे हैं लाइट रे थोड़ी बैंड हो गई। जब भी जैसे उसने अपना मीडियम चेंज किया थोड़ी बैंड होगी लाइट रे। इस बेंडिंग ऑफ लाइट रे को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे, of light ray when light changes its medium, जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो जो बेंडिंग होती है उसकी, उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? पक्की बात है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब रिफ्रैक्शन तो आपको आइडिया लग गया क्या चीज़ है, ठीक है जी। ये जो मीडियम 1 है इसका रिफ्रैक्शन इंडेक्स मैं ले लेता हूँ μ1, ये मीडियम 2 का रिफ्रैक्शन इंडेक्स ले लेता हूँ μ2, ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है, तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा रिफ्रैक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की, क्योंकि जब भी रिफ्रैक्शन अकर होता है तो इट फॉलो सम बेसिक लॉ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, इसमें आपकी एक चीज़ और है इसमें, कि जब लाइट रे आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, डेंसर मीडियम से, जैसे कि ग्लास से एयर में जा रही लाइट रे, तो अब ये नॉर्मल से, ये नॉर्मल जो होता है उससे अवे बैंड होती है। किस तरह बैंड होती है? नॉर्मल से अवे बैंड होती है, ठीक है जी। तो व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, इट bends away from the normal, ठीक है जी। अवे कैसे बैंड हो जाएगी देखते हैं। ये आपके पास इंटरफेस है, लाइट रे आपकी आई, ये लाइट रे आपकी आई, ठीक है, एंगल आई पे आई, कितने एंगल पे? एंगल आई पर। तो ये नॉर्मल से अवे बैंड हो जाएगी। किस तरह बैंड हो जाएगी? ये आर दूरी पर अवे बैंड हो जाएगी नॉर्मल से, ठीक है भाई, ठीक। तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे बैंड हो गई। पर अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर ट्रेवल करती है, इफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट लाइट किस तरह बैंड हो जाएगी? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ना, ठीक है। जैसे इस केस में आपको दिख रहा है, इस वाले मीडियम क्या ले लो? रेयर मीडियम ले लो। क्या ले लो? रेयर मीडियम। इस वाले क्या ले लो? डेंसर मीडियम, ठीक है जी। तो यहाँ पर लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो आप देख रहे हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो रही है। किस तरह बैंड हो रही है? टुवर्ड्स दी नॉर्मल आपकी लाइट रे बैंड हो रही है, ठीक है जी। तो आइडिया लग गया होगा लाइट की बैंडिंग किस तरफ को आपको लेनी है, ठीक। और एक बात और आपकी और है
जब भी लाइट रे अपना मीडियम चेंज करती है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, बट उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। समझ गए ना। तो एक पॉइंट और लिख लेंगे आप लोग, व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, तो लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट गॉट चेंज्ड, वो चेंज हो जाती है, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। समझ रहे हो, उसकी स्पीड और वेवलेंथ चेंज होती है लाइट की, पर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी वही रहती है। ठीक, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, हम बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। ठीक है जी, तो पहला लॉ तो आपका यही है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, जो और आपकी जो नॉर्मल है और इंसिडेंट रे, वो एक ही प्लेन में होगा। किस में होगा? एक ही प्लेन में। ऐसा तो होता नहीं भाई कि लाइट रे ऐसे आई और इस पेपर के बोर्ड से रिफ्रैक्टेड रे इस पेपर के प्लेन से बाहर को आ गई, ऐसा नहीं होगा ना, इस बोर्ड से बाहर को आ गई। तो मतलब रिफ्रैक्टेड रे भी इस क्या से बोर्ड के प्लेन में ही रहेगी। तो कहना मतलब क्या है, पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं। समझ गए? ठीक, फिर नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अच्छा, किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए, मैं कहता हूँ ये इसको एयर मान लो, इसको वाटर मान लो, तो एयर और वाटर के इस पेयर ऑफ मीडियम के लिए आई और आर का रेशो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट। तो अगर आप आई की वैल्यू को चेंज करोगे तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, अपने आप ऐसे एडजस्ट हो जाएगी कि आई और आर का रेशो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। तो किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए आई और आर का रेशो हमेशा फिक्स रहता है। मैं ये कहूँगा कि आई और आर का नहीं, साइन आई और साइन आर का रेशो फिक्स रहता है। समझ गए ना? तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग, फॉर ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है जी, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर रिमेन्स कांस्टेंट। तो मतलब आपके किसी पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इस कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं? इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम देते हैं इसको हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ पे μ2 क्या है? μ2 को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। कौन से मीडियम का? सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है जी। तो μ2 क्या है? सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये थे आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें से ये सेकंड लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं सेकंड लॉ को? इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो सेकंड लॉ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ, ठीक है जी। तो उसमें एक टर्म आपकी आ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसको हमें डिस्कस करना है डिटेल में, तो उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होता है, राइट? अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये किसी मीडियम की कहते हैं वो एबिलिटी होती है कि वो लाइट को कितना बेंड कर सकती है, लाइट को कितना बेंड कर सकता है वो मीडियम। तो जो लाइट को बेंड करने की एबिलिटी होती है किसी मीडियम की, उसको हम उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में शो करते हैं। समझ गए ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बात को शो करता है भाई? वो शो करता है कि कोई पर्टिकुलर मीडियम वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या एयर के रेस्पेक्ट में लाइट को कितना बेंड कर सकता है। समझ गए ना?
तो एक तरह से ये आपको लाइट को बैंड करने की एबिलिटी शो करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो ये हम बात करते हैं। इट इज ए लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ ए मीडियम, लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ ए मीडियम, एबिलिटी ऑफ ए मीडियम, ऑफ ए मीडियम। किसी मीडियम की लाइट को जो बैंड करने की क्षमता होती है उससे हम क्या बोलते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, और अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किन फैक्टर्स में मेजर करते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। ये इंटरफेस है, ये लाइट रे आपकी आई, ये आपके पास नॉर्मल है, ये एंगल आई है, और ये आपके पास एंगल आर है। ठीक, एंगल आर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये हमारे पास में क्या है, मीडियम 1 है, मीडियम 1। ठीक, ये है मीडियम 2, मीडियम 2। तो इसका जो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है c1 है, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है c2 है, यहाँ पे वेवलेंथ जो λ1 है, यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है, λ2 है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो उसकी क्या, उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ आपकी चेंज हो जाती है ना। तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही चेंज हो गए हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं किसकी, तो लाइट रे जब भी अपना मीडियम चेंज करती है तो अब हम ये सेकंड मीडियम है, अगर मुझे सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है जी, तो ये फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में कैसे फाइंड करूंगा, सेकंड मीडियम का फाइंड करना है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। अच्छा, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स, ठीक है जी। ये बेसिकली हम 2 टाइप के लेते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है ये, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, है ना, ये होता है किसके रेस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर के रेस्पेक्ट में, समझ गए ना। और ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, ठीक। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग शो करते हैं किससे, म्यू ए बी से, किससे शो करते हैं, म्यू ए बी से, और उसको शो करते हैं म्यू ए से, किससे शो करते हैं हम लोग, म्यू ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। तो अगर केवल एक ही वो सब्सक्रिप्ट लिखा हो, ए या केवल बी लिखा हो, तो समझ आना ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम ए का है, एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, राइट। अगर ए बी लिखा हुआ तो समझ आना ये है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी, समझ गया ना। अगर ए बी ऐसा लिखा हुआ तो समझ आना ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले किसकी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू ए बी, ठीक। म्यू ए बी हमारे पास में अगर ऐसा लिखा हो तो आपको पता है ये मीडियम ए मान लो इसको मीडियम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे लाइट की स्पीड c1 λ1 है, यहाँ पे लाइट की स्पीड c2 है, और वेवलेंथ कितनी है, λ2 है सेकंड मीडियम में, राइट। तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी, कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। मतलब मीडियम ए का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है और बी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इन दोनों का जो रेशियो होगा म्यू ए बी, ठीक है। इसको हम कैसे निकालते हैं, इधर ध्यान देंगे एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास समय आ रहा है। अगर मुझे मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है मीडियम बी के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। अच्छा जी, अगर मुझे फाइंड करना है मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका फाइंड करना है, मीडियम ए का फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, मीडियम ए का। तो मीडियम ए का अगर मुझे फाइंड करना है तो जो मीडियम बी है ना उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर आएंगी, कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, मुझे फाइंड करना ए का, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ए का फाइंड करना है बी के रेस्पेक्ट में, ए का फाइंड करना है, ए का फाइंड करना है तो बी की प्रॉपर्टी पर आएगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1। समझ में आया क्या, ठीक है। बस इस केस में जो है ये चीज़, इस केस में अगर मुझे ए का फाइंड करना था ए की प्रॉपर्टी पर आ रही है, जबकि इस केस में क्या हो रहा है, अगर मुझे ए का फाइंड करना है तो बी की प्रॉपर्टी ऊपर आ रही है, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा इन फॉर्मूलों को कैसे यूज़ करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग,
ठीक। तो जब भी लाइट रे आपकी अपना मीडियम चेंज करती हैं तो उनकी स्पीड और उनकी वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूले लेने हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, प्योर रेशियो है। क्या ये पास, ये आपके पास ये प्योर रेशियो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा जी, इसकी जो म्यू की जो वैल्यू होती है हमेशा जीरो से ज़्यादा होती है, हमेशा जीरो से ज़्यादा आएगी। ठीक है, जीरो से ऊपर ही आएगी, याद ना, म्यू की वैल्यू हमेशा जीरो से ज़्यादा आती है। ठीक, कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, और एक चीज़ और, इफ़ जो μ2 होता है वो बराबर होता है 1/μ12 के। किसके बराबर होता है? 1/μ12 के बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में, वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में लेता हूँ 4/3। कितना लेते हैं हम लोग? 4/3। ये है वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है जी, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा वाटर के रेस्पेक्ट में? ये हो जाएगा 1/4/3, मतलब 3/4। कितना हो जाएगा? समझ गए ना? तो अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में 4/3 है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 3/4, उल्टा हो जाएगा इसका। समझ गए ना? रेसिप्रोकल इसका। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, एक तरीका और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का, जो आपके पास, अच्छा मुझे इस केस में ए का फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका फाइंड करना है? ए का। तो ऊपर प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में किसकी आएगी? बी की आएगी। तो ए का अगर आपको फाइंड करना है, ए मीडियम फाइंड करना है, तो आ जाएगा साइन आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन आर अपॉन साइन आई। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, अगर ए का फाइंड करना है। अगर बी का फाइंड करना होता, मुझे मीडियम बी का फाइंड करना होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो साइन आई अपॉन साइन आर आता। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। बहुत ही सिंपल था, है ना? और इसी फॉर्मूला बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो ये था आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एप्लीकेशन, रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन कहाँ पे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपका जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो भी एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम की तरह बिहेव करता है। किस तरह बिहेव करता है? वो रिफ्रैक्टिंग मीडियम की तरह बिहेव करता है, और उसमें से पास होने वाली लाइट को वो मीडियम क्या करता है? रिफ्रैक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्रैक्ट। ठीक है जी, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी एक रिफ्रैक्टिव मीडियम की तरह बिहेव करता है भाई। इस बात को कहीं पर लिख लीजिए आप लोग कि क्या बोलते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर ऑल्सो बिहेव्स लाइक ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ठीक है, तो इट रिफ्रैक्ट्स द लाइट पासिंग थ्रू इट। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का भी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो भी इंसिडेंट अपने उस थ्रू पास होने वाली लाइट को रिफ्रैक्ट करती है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ, कहाँ पे आपकी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है एप्लीकेशंस ऑफ किसके? ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन कहाँ है भाई इसका? पहला एप्लीकेशन है आपका लेटरल शिफ्ट। कहाँ पर है? लेटरल शिफ्ट। स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं हम लोग इसको? स्मॉल डी से। ठीक है जी, तो लेटरल शिफ्ट को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। हमारे पास में ये स्लैब है भाई। ठीक है, स्लैब की थिकनेस है स्लैब की थिकनेस टी है। कितनी है थिकनेस? टी है। ये लाइट रे आपकी आई, ये नॉर्मल है। ठीक है जी, लाइट रे आपकी आपको पता है रेयर से डेंसर की तरफ बैंड हो रही है, रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। ये आर है, ये क्या है? आर है। तो लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे अगेन से क्या आया? नॉर्मल आया। क्या आया?
नॉर्मल, ठीक है जी, ये आई नॉर्मल। ठीक, तो ये लाइट रे किस तरफ बैंड हो जाएगी भाई, ये लाइट रे बैंड हो जाएगी किस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, है ना। तो ये अवे बैंड हो जाएगी, ठीक है जी, ये थोड़ा सा अवे बैंड होगी, राइट। इसे बोलता है एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको क्या बोलता है, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो आपने देखा यहाँ पर जो लाइट रे आपकी आई, ठीक, ये लाइट रे आपकी आई, तो ये थिकनेस कितनी स्लैब की, थिकनेस को मान लेते हैं टी, कितना मान लेते हैं, ये ग्लास स्लैब है, क्या है, ग्लास स्लैब, ग्लास की स्लैब है। तो आपने देखा लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था भाई, लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या है, लाइट का ओरिजिनल पाथ आपका ये है ना, और फाइनल पाथ क्या है, ये है। तो डायरेक्शन तो लाइट की सेम ही है, जो पहले इनिशियल डायरेक्शन थी लाइट की, इनिशियल डायरेक्शन देखो, इनिशियल डायरेक्शन आपकी ये थी, फाइनल डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन को चेंज नहीं आया, डायरेक्शन को चेंज नहीं आया। तो डेविएट नहीं हुई लाइट रे, बट थोड़ा सा क्या हो गई, लेटरली डिस्प्लेस होगी, ध्यान देखो, ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी, तो लेटरली क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, है ना। तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू दी ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब से लाइट क्या हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है, इसकी वजह से लाइट क्या हो गई है, लेटरली डिस्प्लेस हो गई है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो लाइट, अच्छा, ये स्मॉल डी की वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे हम लोग इसमें, देखिए आपका मैं सपोज इसको लेता हूँ ट्रायंगल P, इसको लेते हैं Q, इसको लेते हैं R, इसको लेते हैं हम लोग S, क्या लेते हैं S। तो ट्रायंगल PQR में क्या हिसाब है भाई, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR में मुझे निकालना है PR, क्या निकालना है, PR कैसे निकालेंगे भाई, हमें PQ गिवन है, PQ गिवन है भाई, है ना। तो इन ट्रायंगल PQR आपको पता है इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, साइन R का रिलेशन होगा, साइन R कितना होता है, सॉरी साइन R नहीं, कॉस R का रिलेशन होगा, कॉस R का, कॉस R क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, अरे 90 है ना, 90 के सामने वाली साइड क्या, हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, कॉस होता है, ठीक। तो यहाँ पर कॉस R कितना हो जाएगा भाई, बेस जो कि आपके पास में PQ अपॉन PR, ठीक है जी। तो यहाँ से PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी PQ की वैल्यू कितनी है, ये जो T है थिकनेस अपॉन कॉस R, ठीक है, अपॉन कॉस R, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ, दूसरे ट्रायंगल को हम बात कौन सा लेंगे, PRS, और PRS में हमें RS निकालना है, ठीक है जी। इन ट्रायंगल PRS में हमें RS निकालना है, जो कि लेटरल शिफ्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, स्मॉल ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो ये है एंगल आई, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा एंगल आई होगा, अरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा, एंगल आई तो है। अगर ये एंगल आई है तो एंगल आई किसके बीच का है, इस वाली नॉर्मल और इस वाली रे के बीच का है, तो ये पूरा एंगल अपने आप में क्या है, एंगल आई है ना, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल आई है, ठीक है जी। तो अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल क्या होगा भाई, ये एंगल क्या होगा, इस पूरे आई में से आर को माइनस कर दें तो ये वाला एंगल क्या होगा, आई माइनस आर होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये वाला एंगल कितना, आई माइनस आर है। तो हमें निकालना है आर एस को निकालना है, आर एस इस एंगल के हिसाब से क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल के हिसाब से आर एस क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये कितना है, 90 डिग्री एंगल है, 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में क्या रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है, क्या होता है, साइन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, साइन आई माइनस आर, ये जो एंगल है ना, साइन ऑफ आई माइनस आर कितना हो जाएगा भाई, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर है आपके पास में आर एस, हाइपोटेन्यूस हमारे पास में कितना है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास में है कितना, पी आर, कितना है, पी आर, तो साइन आई माइनस आर, ठीक है। और आर एस की वैल्यू कितनी हुई, आर एस हमें निकालना है, आर एस तो आपका डी है, क्या डी है, और कॉस पी आर कितना है, टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर, टी अपॉन कॉस आर, ठीक है जी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, उधर भेज दो, ये आ जाएगी आपकी साइन आई माइनस आर, तो उधर ऑलरेडी आई है ना, अपॉन में कॉस आर इंटू थिकनेस, कोई दिक्कत नहीं आता तक। तो ये आपकी लेटरल शिफ्टिंग आपकी आ जाएगी, समझ गए। तो लेटरल शिफ्टिंग किस पे डिपेंड कर रही है, थिकनेस ऑफ स्लैब पे, किस पे डिपेंड कर रही है, थिकनेस ऑफ स्लैब पे, समझ गए ना। और लेटरल शिफ्ट का कारण क्या है, लेटरल शिफ्ट का कारण है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू दी ग्लास स्लैब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
हैं क्या चीज़? cos r इक्वल्स टू पी क्यू परपेंडिकुलर नहीं है। किसके परपेंडिकुलर है? तो सही परपेंडिकुलर। तो आर के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा? पी क्यू नहीं होगा। और 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? पी आर होती है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता क्या? समझ आया? ठीक। अगला वो है हमारे पास में क्या? अपरेंट हाइट, अपरेंट डेप्थ, सॉरी अपरेंट डेप्थ डी डैश। जैसे कि हमारे पास में एक बीकर है, ये मैं बीकर बना रहा हूँ, ठीक है जी। ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर, बीकर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कोई कॉइन रखा हुआ है, ये बीकर के अंदर कोई कॉइन रखा हुआ है, कॉइन, ठीक। इस कॉइन से जो लाइट रे निकल रही हैं, ये कॉइन है, इस कॉइन से जो लाइट रे निकल रही हैं, जो सीधी निकल रही है वो सीधी निकल गई, जो कॉइन से लाइट रे सीधी निकल रही है तो सीधी निकल गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और जो लाइट रे आपकी ऐसे निकल रही है, जो लाइट रे ऐसे निकल रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो बैंड हो जाएगी, थोड़ी सी बैंड हो गई लाइट रे, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई ना, देखो ध्यान से किस तरह बैंड हुई है लाइट रे। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई, किस तरह बैंड हुई है? नॉर्मल से अवे बैंड हुई है। आई है, ये क्या है? आर है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? आँख है। क्या है हमारे पास यहाँ पे? आँख है, आईज है। आप ऊपर से इसको देख रहे हो, ये भैया आपकी आँख है, ठीक है जी। आप ये दोनों लाइट रे को क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो, ठीक है भाई। आप इन दोनों लाइट रे को रिसीव कर रहे हो। आपकी आईज को क्या लगेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है? ये लाइट रे कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, क्योंकि एक्चुअली तो मिल नहीं रही है ना। तो आपकी आई को क्या लगेगा? लाइट रे कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। तो इनको ये कॉइन कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखाई देगा ये कॉइन, समझ गए है ना। तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है ये कॉइन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं? डी डैश, अपरेंट डेप्थ। और जबकि ये क्या है? रियल डेप्थ। डी क्या है? ये रियल डेप्थ है। और ये डी डैश क्या है? अपरेंट डेप्थ, ठीक। तो आप इजीली इसको अनुमान लगा सकते हैं कि अपरेंट डेप्थ कितनी होगी। अपरेंट डेप्थ जो होती है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये सेकंड मीडियम मान लेते हैं उसको, सेकंड मीडियम, और बाहर जो एयर है उसको फर्स्ट मीडियम मान लो, ठीक है जी। तो रहता है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है भाई। तो हमने सेकंड मीडियम उसको माना है, μ2 है टेंसर वाला, है ना। तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर जो कि मीडियम 2 है, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, जो कि इस केस में क्या है? मीडियम 1 है। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं आता तक। और आप लोगों को अच्छी तरह से पता है जो यहाँ पे μ21 की वैल्यू है, μ21 की वैल्यू है ये 1 से ज़्यादा आएगी। किससे ज़्यादा आएगी? ये 1 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रेस्पेक्ट में, तो 1 से ज़्यादा आएगी। अगर ये डिनोमीटर 1 से जब बड़ा, 1 से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है डी डैश क्या होगा? कम होगा डी से। तो डी डैश की वैल्यू क्या होगी? अपरेंट डेप्थ कम आएगी। तो अपरेंट डेप्थ क्या होगी भाई? इसका मतलब क्या है कि अपरेंट डेप्थ कम है, अपरेंट जो डेप्थ है वो कम है, किससे? एज कंपेयर टू रियल डेप्थ, रियल डेप्थ के कंपैरिजन में, समझ गए है ना। तो रियल डेप्थ ज़्यादा आती है और अपरेंट डेप्थ कम आती है। तो आपको पता है ना, पानी में डूबी हुई कोई चीज़ कम गहरी दिखती है। स्विमिंग पूल में कभी जाते हो, ऐसा लगता है कि पानी यहाँ तक आएगा केवल, पर जैसे कूदते छाते का पानी आता है ना, तो उसमें कम गहरा क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू दी वाटर, ठीक है जी। तो ये थे आपके कुछ आपके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, इसके एप्लीकेशन क्या चीज़ है। कल हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, और आपके जो कुछ एप्लीकेशंस हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के, उनकी बात करेंगे कल हम लोग। तो आप बच्चों पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।